नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सबसे पहले एक बड़ा ऐलान जो आरबीआई की तरफ से किया गया, उससे जुड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल इसमें आम लोगों को राहत दी गई है। बड़े ऐलान आरबीआई की तरफ से किए गए हैं। जो सबसे बड़ी राहत ये कि रेपो रेट में 0.40% की कटौती का ऐलान किया गया है। 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। इससे इतना समझ लीजिए कि आम लोगों की जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी। साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर 3.35% कर दिया है। तो बैंकों को अब कम ब्याज पर लोन देगा रिजर्व बैंक, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों घटा दिए गए हैं। रेपो रेट घटा है तो सीधा सीधा बैंकों को कम ब्याज पर लोन का रास्ता खुल गया है। After extensive discussions, the MPC voted unanimously for a reduction in policy repo rate. On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. तो 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है रेपो रेट में। ऐसे में घटकर 4% हो गया है। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए, सबसे पहला असर तो बाजार में देखने को मिला है, सकारात्मक या नकारात्मक, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट है। तो फिर ये कितना सकारात्मक रहा आज का ऐलान, क्या समझें और क्या क्या आज कहा गया? मेन पॉइंट्स बताइए जरा, इस ऐलान में क्या सामने आए? देखिए, आशा आपने बाजार को लेकर सवाल किया तो जरूरी नहीं कि आरबीआई के हर फैसले जो है उससे बाजार खुश हो, क्योंकि मोरेटोरियम की जो सुविधा बढ़ाई गई है 3 महीने के लिए, वो शायद बाजार में जो बैंकिंग स्टॉक जो होते हैं उनको, फाइनेंशियल सेक्टर उनको राहत नहीं आ रहा, क्योंकि भुगतान अब उनको मिलेगा नहीं ईएमआई का। तो ये तो एक अलग वजह है। लेकिन सबसे बड़ी बात आशा, जो हम सुबह भी आप दर्शकों को बता रहे थे कि मोरेटोरियम की सुविधा जो है वो और बढ़ सकती है 3 महीने के लिए, तो वो हो गया है, क्योंकि लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, कंपनियों द्वारा अस्थिरता है, काफी कुछ रोजगार का संकट है। तो आरबीआई ने एक फौरी राहत फिर से दी है। 3 महीने मोरेटोरियम जिनका ईएमआई चल रहा, चाहे वो होम लोन के एवज में हो, कार्ड लोन का हो, एमएसएमई का हो, तो वो 3 महीने के लिए और भुगतान नहीं करेंगे, उनको राहत दे दी गई है जून, जुलाई, अगस्त महीने के लिए। ये एक पहली बात हुई। दूसरा, रेपो रेट में कटौती की गई है 0.40%। कि आपका जो लोन है, यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं या ऑलरेडी आपकी ईएमआई चल रही है, उसमें ब्याज दर घट जाएगी। बैंक अब ब्याज दर घटाएंगे आरबीआई के इस ऐलान के बाद। हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन यानी आरबीआई लगातार रेपो रेट में कटौती तो कर रहा, लेकिन बैंक उसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं आम उपभोक्ताओं को। ये एक चिंताजनक बात है, जिसपे आज वित्त मंत्री समीक्षा बैठक भी कर रही है बैंकों के साथ। और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है आशा 0.4%। वो इसलिए कि बैंकों के पास जो बहुत अतिरिक्त नकदी है, वो बैंक आरबीआई के पास ज्यादा ब्याज के लिए जमा कर दे रहे हैं। तो आरबीआई ने उनको डिस्करेज किया है कि वो ज्यादा लेंडिंग करें एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, आम लोगों को। एक बड़ी बात मनीष, जो एक बड़ी बात अभी इसी 6 मई को सरकार की तरफ से कहा गया था कि जीडीपी जो है वो 2% रह सकती है 20-21 की। लेकिन देखिए, ये क्या समझे कि जो सरकार आकलन कर रही है, क्योंकि ज्यादा ही बताती रही है, अब जब ये कह रही है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान जब जता रही है, तो फिर स्थिति भयावह है। साफ साफ ये मानकर चला जाना चाहिए। और सितंबर तो कहा जा रहा है कि सितंबर तक आते आते स्थिति फिर भी सुधरेगी, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते, तो फिर ये डराने वाली बात है। ये सबसे प्रमुख बयान है आज का। अच्छा, आपने बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बयान है, क्योंकि इस महीने की 31 तारीख को सीएसओ, जो कि सांख्यिकी विभाग के द्वारा आंकड़ा जारी किया जाएगा, तो उसमें अनुमान भी होगा। लेकिन आरबीआई ने उससे पहले कहा कि इस वर्ष जो जीडीपी ग्रोथ है देश का, वो नेगेटिव में रह सकता है, और अगले वर्ष जो है हम रिकवरी देखेंगे। यानी कि आप समझिए कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन का कितना बड़ा अर्थव्यवस्था पर आघात पहुंचा है। ये खुद आरबीआई गवर्नर इस बात को आज वो कन्फेस कर रहे हैं। यानी कि आने वाला समय भी जो है आशा, मनीष, थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, जारी रहेगा, होगा दिन भर और आपके पास भी हम आते रहेंगे। लेकिन इस बीच सीधा रुक करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, वहां पर जायजा लेने के लिए अम्फान तूफान से जो तबाही मची है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री पहुंचे भी हैं और हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे इससे जुड़ी। कोलकाता पहुंच चुके हैं
तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें 70 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले बंगाल में हो चुकी है। तबाही का भीषण मंजर नजर आया है। दशकों में अपने जीवन काल में ऐसी तबाही मैंने नहीं देखी। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा और देखिए पहुंची हुई हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी वहां पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंची हैं और जाहिर तौर पर जब हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम इलाकों का जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो मुख्यमंत्री साथ रहेंगी ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं, क्योंकि खुद ये ममता दीदी चाहती थी कि आकर के देखें हालात क्या है। उन्होंने इसलिए भी मदद की मांग की थी केंद्र से। एक दूसरा प्रभावित जो राज्य है ओडिशा, आज वहां का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। यहां के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद फिर ओडिशा का रुख करेंगे। बड़ी बात यह है कि जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये कहा है कि बंगाल को भी हम मदद देंगे। तो एक अच्छी चीज देखने को मिली क्योंकि ओडिशा भी प्रभावित हुआ है। और देखिए ये स्थितियां तब है जब एनडीआरएफ की 41 टीमें पहले से तैनात थीं, जब हमारी तैयारी इस तूफान को लेकर बड़े स्तर पर थी और तब भी कच्चे मकान जो थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। यूं कह लीजिए बड़े बड़े पुल धराशायी हो गए। हम सीधा रुख करते हैं अमित कुमार का। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, क्या मदद मिल सकती है? क्या यह हवाई सर्वेक्षण के बाद तय किया जाएगा या फिर कुछ लेकर पहुंचे हैं? हेलीकॉप्टर। अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल दोहराएंगे? जी अमित, प्रधानमंत्री तो पहुंच गए, हम देख भी रहे हैं, थोड़ी देर में वो सर्वेक्षण कर जायजा भी लेंगे, लेकिन क्या मदद लेके पहुंचे हैं या फिर जायजा लेने के बाद इसका ऐलान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात की पहले अभी कोलकाता पहुंचे हैं, वहां से हेलीकॉप्टर से वो बशीर घाट और जो चक्रवात प्रभावित इलाका है वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, देखेंगे कि किस स्तर तक वहां पर नुकसान हुआ है। और इसके बाद बशीर घाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल के जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें एक तरह से समीक्षा की जाएगी कि नुकसान क्या क्या हुआ, कहां तक हुआ। और उस बैठक में बंगाल सरकार की तरफ से मुझे लगता है ममता बनर्जी कुछ आर्थिक मदद की बात भी करेगी और केंद्र सरकार ने पहले ही कहा हुआ है कि वो हर तरह की मदद करेंगे। और इसके बाद वो फिर उड़ीसा चले जाएंगे और उड़ीसा में भुवनेश्वर से करीब 2:30 बजे दौरा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान इस तरह से हुआ है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, बिजली की जो व्यवस्था है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर, ये 3 जगहों में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालांकि जानमाल को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि एनडीआरएफ की मौजूदगी और इसके अलावा जो सही समय पर जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई उससे करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों में पहले ही हटा लिया गया था। लेकिन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पूरे एक तरह से कुछ इलाकों में पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है, खत्म हो चुका है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो नुकसान हुआ है पूरी उसकी एक सर्वेक्षण होगी, पूरा उसकी समीक्षा की जाएगी और इसके बाद आर्थिक मदद का ऐलान करेगी। अब ये देखना है कि क्या प्रधानमंत्री वहीं पर ऐलान करते हैं या फिर वहां से लौटने के बाद ऐलान करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक आर्थिक मदद देने की भी बात जो है वो सामने आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन ये बड़ी मुश्किल स्थिति होगी जाहिर तौर पर अमित, क्योंकि पहले ही चाहे राज्य या केंद्र आर्थिक संकट से जूझते हुए और उसमें इस चुनौती से पार पाना है, उसमें ऐलान किया जाना है, तो निगाहें भी होंगी। जी हाँ, ये एक तरह की दोहरी मार झेल रहा है और खास करके बंगाल और उड़ीसा की बात करें क्योंकि कोरोना की वजह से एक आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहा था और ऐसे में जो पूरा तटीय इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उन्हें एक मदद की जरूरत होगी। और केंद्र सरकार ने पहले ही कहा है, खुद अमित शाह ने बात की थी चक्रवात आने से पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी से, नवीन पटनायक से कि हर संभव मदद की जाएगी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी एक आर्थिक मदद करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल में राज्य है और प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं शुरू से कि केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम करते हैं और जहां भी एक टीम मेंबर को जरूरत पड़ेगी तो मैं मौजूद हूं हमेशा मदद करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक मदद होगी। अब किस स्तर पे मदद होती है ये समीक्षा होने के बाद होगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि अपने जीवन काल में तो उन्होंने इतनी भीषण तबाही किसी तूफान से इस प्रकार की नहीं देखी, लेकिन चूक कहां हो गई? 41 एनडीआरएफ की टीमें तैयार थी, अब लगभग 4-4.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इतने बड़े स्तर पर तैयारियों के बावजूद इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा क्यों? नहीं, देखिए, कुछ चीजों को आप नहीं हटा सकते, आप लोगों को हटा सकते हैं। और जो चीजें थी उसके हिसाब से अगर आप देखें, जानमाल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान 99 में जब उड़ीसा में चक्रवात आया था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके बाद से जो भी चक्रवात आए हैं तो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है कि पहले से प्रिकॉशन लिया गया। इस बार भी अगर देखें तो एनडीआरएफ की टीम पहले से थी, 5 लाख लोगों को बचा लिया गया। लेकिन आप घरों को नहीं हटा सकते हैं वहां से, आप सिर्फ लोगों को वहां से निकाल सकते हैं। तो लोगों को निकाल लिया गया, इसलिए जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ
लेकिन जो खड़ी फसल होती है, जो सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है, इसके अलावा जो खंबे हैं, घर है, गाड़ियां खड़ी हैं, तो वहां पर तो नुकसान होगा, उसको आप सब सारी की सारी चीजों को निकाल नहीं सकते। तो नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, और मुझे लगता है कि उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि लोगों जान माल का नुकसान होगा, उसको बचाने में एक बड़ी सफलता मिली है। सिर्फ 12-13 लोग ही हालांकि अभी वो तबका जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है निचले इलाकों में, जो कि बसता था, वो बड़ी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री की ओर देख रहे होंगे। क्या ऐलान होता है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है घरेलू उड़ानों को लेकर। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों की टिकट आज दोपहर 12:30 बजे मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसका ऐलान पहले ही उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कर चुके हैं। 12:30 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया के टिकट 12:30 बजे से मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये भी समझ लीजिए कि टिकट मिलने में दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कोई सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसलिए बीच की सीट आप छोड़ दीजिए। कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3 बजे कि किस तरीके से अब आगे एसओपी क्या होगा, उड़ानें भरेंगी तमाम फ्लाइट्स, तो उसमें ये विस्तार से जानकारी दी गई कि हम पहले ही एहतियात बरत रहे हैं और इसलिए भी जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जैसा कि आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होना अनिवार्य किया गया। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है, लेकिन स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका चेकअप होगा और उसके बाद ही आपको उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी। तो कब से टिकट बुक हो सकते हैं? एयर इंडिया की बात कर लें तो एयर इंडिया के लिए 12:30 बजे आज दोपहर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। मेरे साथ मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, एयर इंडिया के लिए 12:30 बजे से, लेकिन किन किन इलाकों के लिए फिलहाल शुरू होंगी फ्लाइट्स? देखिए, कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था आशा कि देश के सभी इलाकों के लिए फ्लाइट जो है ऑपरेशन वो शुरू किया जाएगा। मेट्रो से मेट्रो जो है, लेकिन जो कैपेसिटी है, जो समर शेड्यूल बना हुआ है इस वर्ष का, उसके केवल 1/3 विमान उड़ान भर सकेंगे, यानी केवल 33% विमानों को उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी। तो अब एयर इंडिया बुकिंग शुरू कर रहा, माना जा रहा है कि जो निजी एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, चाहे इंडिगो की बात करें, विस्तारा की बात करें, सभी लोग बुकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि सरकार ने फेयर भी डिसाइड कर दिया है। न्यूनतम फेयर 2,000 रुपए, अधिकतम 18,600 रुपए। तो ये गाइडलाइंस आ गई है और रिस्ट्रिक्शंस के साथ किस तरीके से लोगों को एयरपोर्ट पे जाना है। लेकिन जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत ये है आशा, जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं वो अब ट्रैवल कर सकेंगे 25 तारीख सोमवार से। लेकिन ये जो उड़ान होगा एक अलग अनुभव के साथ आएगा, काफी बंदिशों के साथ आएगा, और 1/3 विमान केवल फिलहाल आपको उड़ान भरते हुए अगले 3 महीने तक नजर आएंगे या समर शेड्यूल के मुताबिक। एक और चीज बता दीजिए मनीष, चेक इन जो है वो भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा यात्रियों को पहले ही? बिल्कुल, 2 घंटे पहले आशा आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा, वेब चेक इन करना होगा। हैंड बैगेज एक ले जा सकते हैं और एक जो है एक हैंड बैगेज और एक लगेज की इजाजत दी गई है। सैनिटाइजर आप और मास्क लगाना अनिवार्य होगा, और आपके पास मोबाइल में आरोग्य ऐप अगर यदि है तो उस पर ग्रीन टिक आना चाहिए, अन्यथा आपको एक फॉर्म भरना होगा, वहां पे आपको सत्यापन करना होगा। जी शुक्रिया मनीष, आपका शुक्रिया विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए।